चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल का सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 73 और 74। आज दो प्रैक्टिस सेट करेंगे। बहुत ही यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। तो रहस्यमय झील किसे कहा जाता है? तो रहस्यमय झील कहा जाता है हम लोगों को रूपकुंड झील को। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए रहस्यमय झील किसको कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को। रहस्यमय झील किसको कहा जाता है? रूपकुंड झील को कहा जाता है। रहस्यमय झील किसको कहा जाता है? रूपकुंड झील को कहा जाता है। रहस्यमय झील, एक मिनट ठीक कर लेते हैं। एक मिनट चलिए, रहस्यमय झील किसको कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को कहा जाता है। रहस्यमय झील किसको कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। देखिए इसको मिलान करना है तो खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। और देखिए दूध उत्पादन जो है वो श्वेत क्रांति से, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। और मत्स्य पालन हमारा नीली क्रांति से है। मत्स्य पालन हमारा नीली क्रांति से है। और हमारा उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करनाल बंट फसल का एक रोग है। करनाल बंट गेहूं का रोग है। गेहूं में एक रोग होता है, उसका नाम है करनाल बंट रोग है। अब देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए भूमध्य सागर से नहीं गुजरता है तो कौन नहीं गुजरता है? वाड हमारा नहीं गुजरता है। ट्यूनेशिया गुजरता है और मोरक्को भी गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि डेविस जल संधि हर एग्जाम में लगभग अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि डेविस जल संधि से क्वेश्चन पूछता है। तो डेविस जल संधि किसकी चीज़ें हैं? तो बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है। बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है। चलिए मांग का नियम उपभोक्ता के प्राथमिकता से है। मांग का नियम किससे संबंधित है? तो मांग का नियम हमारा उपभोक्ता के उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसका प्राथमिकता दिया जाता है मांग के नियम में। मांग के नियम किसको दिया जाता है? कंज्यूमर का प्राथमिकता दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार बोले तो दादा भाई नौरोजी। चलिए सर्वप्रथम आर्थिक सुधार 1991 में। प्रथम आर्थिक सुधार नीति पहली बार 1991 में आया था। 1991 में आया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि आप किसी माध्यम से ताप बढ़ता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम के प्रकाश के वेग क्या होता है? जब किसी भी माध्यम का जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर वही साउंड रहेगा तो साउंड का माध्यम पर डिपेंड करता है और वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे साउंड बढ़ेगा, ध्वनि की वेग बढ़ेगा, लेकिन प्रकाश का अनअफेक्टेड रहता है यानी कि अपरिवर्तित रहता है। चलिए डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। डायनेमो हमारा यांत्रिक से विद्युत एनर्जी हमारा देता है डायनेमो। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी और निम्न में से किसके बराबर होती है? ये हमारा बॉयंसी का नियम है कि हमारा जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के मात्रा के बराबर होता है। उसके द्वारा जितना द्रव्य हटाएगा उसके मात्रा के बराबर होगा वस्तु का भार होगा। अब देखिए चिनार, यह है चिनार वन्यजीव विहार कहाँ है? तो केरल में। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनार वन्यजीव विहार, बिहार देख के लोग बिहार मारते हैं लेकिन नहीं, बिहार कहाँ है? केरल में है। ये हमारा केरल में है। अब पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का ये हमारा न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है हमारा। पृष्ठ तनाव का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का हो गया मीटर और फोर्स का हो गया न्यूटन और क्या हो गया? मीटर। तो इससे क्या हो गया हमारा? न्यूटन पर मीटर। चलिए निम्नलिखित में फास्फोरस का आयसक नहीं था, देख लेते हैं कौन सा फास्फोरस का आयसक है। तो देखिए हमारा प्लूरोपाइट है, फॉस्फोराइट है और क्लोरोपाइट है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? यानी कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग
करने की क्षमता संयोजकता से, यानी कि हम लोग किसी भी तत्व के संयोजकता वैलेंसी उसको कहते हैं। जब किसी भी तत्व का वैलेंसी उसको कहते हैं जो आउटर मोस्ट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको हम लोग संयोजकता कहते हैं, इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। और उससे यह पता चलता है कि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण उसमें कितना है, कितना वो किसी से वो मतलब रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या फिर वो अस्थिर है। जितने भी 18वें ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सारे के सारे अक्रिय गैस, यानी कि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सब उनको अपने आप को स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, तो अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स को साझा करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं संयोजकता। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। चलिए, वेल्डिंग देखिए, वेल्डिंग करने के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण का प्रयोग आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने के लिए मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। देखिए, हम लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में। ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि कैल्शियम तो होता नहीं है। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये बाई से याद रखिएगा। बाई जो है वो नहीं होता है, किस में होता है, तो सोडियम कार्बोनेट में होता है। सोडियम कार्बोनेट से होता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को होता है। कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले कार आ रहा है तो कार को धोएंगे किससे, तो वास धोएंगे, तो इससे कुछ करके रिलेट करके याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम लोग। यानी कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित कौन है, तो क्रोमियम है। यानी कि धातु धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हमारे का सोडियम क्लोराइड में से अशुद्धता नमी सोखती है। कौन सोखती है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 क्या करता है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्धता नमी सोखता है, अशुद्धता नमी को सोख लेता है मैग्नीशियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड को मिला देते हैं तो अशुद्धता नमी को सोख लेता है। सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए, अशुद्धता सोखने के लिए एक मोल किसका कोलाइड विलयन होता है, तो द्रव का। एक घोल जो होता है वो द्रव में द्रव का। अब देखिए, हमारा हाइपरटेंशन सब जो रक्तचाप बढ़ाने के लिए, हाइपरटेंशन जो होता है तो क्या होता है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर हम लोग का बढ़ जाता है। अब देखिए, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के अंग को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग जो हमारा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी कि ब्रेन को हम लोग को प्रभावित करता है। अब देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे कौन सा अंग निगलने और उगलने के लिए अंदर है, मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा से, यानी कि मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगाटा एक भाग है जिससे कि निगलने और उगलने के लिए, यानी कि वोमिटिंग भी बोले, उल्टी भी बोले, यानी कि उल्टी में ही निगलने और उगलने जैसी प्रक्रिया आ जाती है तो हमारा उल्टी बोले। जो भी उल्टी प्रक्रिया तो हमारा ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा ये प्रोसेस होता है, निगलने और उगलने का मेडुला ऑब्लांगाटा। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना गठिया कहलाता है। यानी कि जब भी जोड़ पर हमारा क्या होगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल अगर एकत्र हो जाता है तो उसको गठिया कहते हैं। गठिया बीमारी में क्या होता है, जोड़ों में क्या होता है, यूरिक एसिड जमा हुआ तो गठिया हो जाएगा। जहाँ यूरिक एसिड जमा हुआ वहाँ गठिया हो जाएगा। चलिए, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, संक्रमण से संघर्ष करना। श्वेत कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो हम लोग का संक्रमण से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हमारा 3 ब्लड कार्पोसल्स यानी कि RBC WBC और प्लेटलेट्स, तो हमारा WBC का मुख्य काम होता है हमारे शरीर के अंदर कि वो क्या करता है, संक्रमण को से संघर्ष करता है और हमारे जितने भी जो भी वायरस या फिर बैक्टीरिया जा रहा है उससे हम लोगों को बचाता है और बीमारी से बचाता है हम लोग का WBC। आगे हम लोग को देखते हैं मालवेसी कुल का पौधा नहीं है तो कौन, सरसों नहीं है तो कौन है, गुड़हल है, भिंडी है, कपास है। भिंडी हमारा कौन है, मालवेसी कुल का है तो गुड़हल भिंडी कपास और सरसों जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो देखिए, लोदी हमारा लोदी वंश के संस्थापक हैं तो बहलोल लोदी, लोदी के बकलोल बकलोल करके याद रखेंगे। लोदी वंश के बहलोल लोदी। अब देखिए, हमारे को यहाँ से करना है तो इसमें हो गया हमारा
कि हमारे गायकवाड़ कहाँ था का था, तो गायकवाड़ हमारा बड़ौदा का था, गायकवाड़ बड़ौदा का था। होलकर इंदौर का था, होलकर इंदौर का था। गायकवाड़ बड़ौदा का, गायकवाड़ बड़ौदा का। होलकर इंदौर का, होलकर इंदौर का। अब देखिए हमारा पेशवा, पेशवा पुणे, पेशवा पेशवा प फॉर पुणे, पेशवा प फॉर पुणे। और भोंसले जो था हमारा कहाँ का था, नागपुर। भोंसले, नागपुर, भोंसले, नागपुर, भोंसले, नागपुर, भोंसले, नागपुर, भोंसले, नागपुर। अब चलिए आ जाइए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसका है, मल्लिका मोहम्मद जैसी का। पद्मावत किसका लिखा हुआ है, मल्लिका मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का लिखा हुआ है। अब देखिए दिल्ली के हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो हाजी बेगम, हाजी बेगम ने बनाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो हाजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था। किसके, अब देखिए देवता के नाम से, किस देवता के नाम से शासन किया था, विजयनगर राज्यों ने किस देवता के नाम से शासन किया था, तो विरूपक्षा, विरूपक्षा के नाम से। चलिए आगे देखते हैं, डाइमेकस, ये हो गया डाइमेकस। डाइमेकस किसके में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस बिंदुसार का, डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस बिंदुसार के, डाइमेकस डाई, बिंदु को डाई करेंगे हमेशा, डाई करेंगे यानी कि धोएंगे। बिंदु को धोएंगे तो धोए लेगा, नहीं धोएगा, तो इसे याद रखेंगे ट्रिक बना के कि बिंदु को धोएंगे, बिंदु डाई, बिंदु डाई, बिंदु डाई, बिंदु डाई। चलिए बिंदु डाइमेकस है। अब गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। मुख्य व्यापारिक केंद्र यानी गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था, तो उज्जैन। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार वाला केंद्र था उज्जैन। गुप्त काल में उज्जैन, गुप्त काल में उज्जैन था हमारा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अब देखिए हमारा एलोवेरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण कृष्ण प्रथम ने, कैलाश कफर कृष्ण प्रथम। कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोवेरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो कृष्ण प्रथम ने किया था। आइए भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देशों से स्थापित किया था, सबसे पहले हमारा पुर्तगाल से भारत ने स्थापित किया था सबसे पहले। अब देखिए हमारा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1858 बना था, 1862 तक रहा था और 1861 में हुआ था। कुछ हुआ था 1861 में, 1857 में तो हमारा ये हुआ था, 1857 में विद्रोह हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, हमने फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने क्यों असफल रहा, तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यानी कि अंग्रेजों का फौज बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए जो फ्रांसीसी दक्कन ने शक्ति स्थापित करने में, भारत में शक्ति स्थापित करने में असफल रहा, क्योंकि अंग्रेजों का फौज बहुत शक्तिशाली था। चलिए आगे देख लेते हैं, स्वराज्य क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो किसने कहा था, तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक ने बीजी तिलक ने क्या कहा था कि क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन के 1916 में कहा था, 1916 में कहा था। आइए देख लेते हैं आगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रकाशित की गई पत्रिका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। यानी कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो वहाँ एक पत्रिका प्रकाशित किया, तो उसका नाम है इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया एक पत्रिका है। चलिए हमारा संविधान सभा का प्रमुख समितियां अल्पसंख्यक उपसमिति का एच सी मुखर्जी, जहाँ उप बोले उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति का एच सी मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति का एच सी मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक एच सी मुखर्जी का क्या थे, तो एच सी मुखर्जी हमारा संविधान सभा के प्रमुख समितियां थी, जिसमें कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी थे हमारा अल्पसंख्यक उप समिति के एच सी मुखर्जी थे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको मिलान कर लेते हैं, तो नागरिकता किस में है, तो नागरिकता है हमारा भाग 2 में, पंचायत है भाग 9 में, सहकारी समिति 9 के ख में, पंचायत समिति 9 के ख में, और हमारा नगरपालिका है हमारा 9 के क में, 9 में है पंचायत, 9 के क में नगरपालिका, 9 के ख में सहकारी समिति, और नागरिकता है भाग 2 में, और राजभाषा भाग 17 में, राजभाषा भाग 17 में है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति के आगे के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, तो उपाधि
उपाधि का अंत किस में है, उपाधि का अंत यानी कि एंड ऑफ टाइटल किस में, आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 18 में है, एंड ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में है। चलिए कौन सा कथन सत्य नहीं है तो देख लेते हैं। तो यह अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकत्व को स्वतः प्राप्त हो जाता है, एकदम ठीक है, स्वतः ही। जैसे ही भारत का जन्म लिया तो उसको स्वतः ही भारत का नागरिक है तो उसको मौलिक अधिकार मिलेगा, मतलब कि स्वतः उसको प्राप्त हो जाता है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय का शरण ले सकते हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए न्यायालय का शरण ले सकते हैं, लेकिन डीपी जो कि आयरलैंड से लिया गया है उसे हम लोग न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। देखिए भाग 4 के क में नहीं, भाग के 4 के क में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल कर्तव्य है, एक अनुच्छेद 51 के क और भाग के 4 के क में, लेकिन मौलिक अधिकार 4 के क में नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो समाचार पत्र राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। समाचार पत्र स्थानीय स्वशासन आता है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन आता है, लोक स्वास्थ्य आता है, कारागार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कारागार आता है, लेकिन समाचार पत्र हमारा नहीं आता है। अब आगे देख लीजिए, हमारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रयुक्त होने वाली भाषा है अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी चलता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रयुक्त होने वाली भाषा सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी है, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि सरकारी उपक्रम समिति के कुल कितने सदस्य थे। सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य थे। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषणा की जाती है उसके भाग में किया जा सकता है। तो हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में किसी भाग में की जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में, संपूर्ण भारत के किसी एक भाग में अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल किस संविधान संशोधन के द्वारा मतलब लागू किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद 352 यह किसी भी संपूर्ण भारत में या फिर किसी एक भाग में लगाया जा सकता है। यही बात कहा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आइए आगे देख लेते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम जो सरकार गठित किया गया 1946 में, उसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या संभाला गया था। तो खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आ जाइए भारत में पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य रखा गया था तीव्रतम और सामाजिक विकास। 11वां का था हमारा तीव्रतम 11th 5 ईयर प्लान में यह कहा गया था कि हमारा 11वां पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम और समावेशी विकास कहा गया है हमारा किसमें, हमारा तीव्रतम और सामाजिक विकास में। आइए हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य को भी देख लेते हैं। चलिए इसमें है सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, एक साल बाद यानी कि 1775 में क्या हुआ कि हमारा सूरत की संधि हुआ, फिर 1776 में हमारा पुरंदर की संधि हुआ। अब बरगांव की संधि 1779 में होता है, बरगांव की संधि 1779 में होता है, सलबाई की संधि 1782, सूरत की संधि 1775 में होता है। फिर एक और संधि आता है उसका नाम है मतलब पुरंदर की संधि। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, फिर हमारा 1779 उसी साल 3 साल बाद, एक साल बाद फिर 3 साल बाद यानी 1779 में होता है हमारा बरगांव की संधि। सलबाई की संधि 1782, सलबाई की संधि 1782 में होता है। अब बसीन की संधि 1802 में, 1782 में होता है, उसे 1802 में होता है बसीन की संधि। 1782 में सलबाई की संधि हमारे 1782 और बसीन की संधि 1802 में होता है। सलबाई की संधि 1702 और बसीन की संधि 1802 और देवगांव की संधि 1803 और राजापुर घाट की संधि 1804, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, नागपुर की संधि 1802 में होता है। बसीन की संधि 1803 में, तो देवगांव की संधि 1804 में। 2 3 4 BDR 2 3 4 BDR बी फॉर बसीन की संधि, डी फॉर देवगांव की संधि, और फिर आर फॉर राजापुर घाट की संधि 1816 में होता है। नागपुर की संधि 1816 में होता है, नागपुर की संधि। और ग्वालियर में होता है 1817
ग्वालियर की संधि 1817, ग्वालियर की संधि 1817 में होता है। पूना की संधि 1817, ग्वालियर की संधि और पूना की संधि दोनों होता है 1817 में। और फिर मंदसौर, देखिए मंदसौर की संधि 1818, मंदसौर की संधि 18, बहुत सारे एग्जाम पूछा होगा मंदसौर की संधि कब होता है, तो 1818 में पूछता है होता है। पूना की संधि 1817, ग्वालियर की संधि 1817, नागपुर की संधि 1816 में होता है। चलिए ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 74 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम, तृतीय बृहत्तम बेसिन कौन सा था? द्वितीय, पहला हमारा गोदावरी बेसिन, सबसे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी बेसिन का नाम है हमारा गोदावरी बेसिन। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है कृष्णा बेसिन, पहला गोदावरी बेसिन, दूसरा कृष्णा बेसिन में आता है। दूसरा हम लोग आता है कृष्णा बेसिन आता है, दूसरा आता है कृष्णा बेसिन आता है। अब आइए नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्थान कहाँ है? कोलकाता में है। नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग का जो भी होता है कोलकाता, थीमेटिक मैपिंग कोलकाता। आइए हम लोग देखते हैं इसको, सूची को मिलाना है। कौन सा रोग किस फसल में होता है? कौन सा रोग किस फसल में होता है? तो देखिए ब्लैक रस्ट जो होता है गेहूं में होता है। ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में होता है, ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में होता है। अब स्टेम रोट होता है चावल में, अब देखिए व्हाइट रस्ट सरसों में, अब देखिए अर्ली ब्लाइट आलू में, अर्ली ब्लाइट जो हमारा आलू में जो सड़ने लगता है ना, एक कोना से देखते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं अर्ली ब्लाइट, जो कि आलू में होता है। व्हाइट रस्ट सरसों में, स्टेम रॉट चावल में, ब्लैक रस्ट गेहूं में। अब देखिए खगोलीय पिंड है, कौन एक खगोलीय पिंड है? तो हमारा देखिए सूर्य खगोलीय पिंड है, पृथ्वी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा खगोलीय, उल्का पिंड खगोलीय पिंड है, यानी कि सभी के सभी इसमें खगोलीय पिंड है। अब देखिए कोडई कनाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? पालनी की, कोडई कनाल की पर्वत श्रृंखला का तो पालनी की पहाड़ी में, पिलनी की श्रृंखला में कोडई कनाल कहाँ है? कोडई तमिलनाडु में है। ये हमारा पालनी की पहाड़ी और कोडई कनाल दोनों है हमारा, के दोनों कहाँ है हमारा, यानी कि कोडई कनाल पालनी की श्रृंखला का एक भाग है जो कि तमिलनाडु में है। देख ले क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के विश्व में 7वां स्थान है। अब ये देख लेते हैं हमारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। दक्षिण एशिया का पूछे तो थार, दक्षिण एशिया का थार मरुस्थल है। अब देखिए राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है। यानी कि हमारा राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होता है उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर। तो तृतीय सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, उसको हम लोग सर्वाधिक योगदान हमारा तृतीय सेक्टर से आता है, अपने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है, किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? टॉमस पेन ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है टॉमस पेन, राज्य को एक बुराई मानता है टॉमस पेन। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यानी कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक पर अपने पसंदीदा ग्राहकों को देता है उसे प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। यानी कि ब्याज का वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को देता है उसको प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। प्राइम लेंडिंग रेट उसको कहते हैं जब जो वह ग्राहक जो उस बैंक का रेगुलर कस्टमर है या फिर उसको वो अधिक पैसे वहाँ जमा करता है, जिसकी वजह से वो बैंक उस किसी खास कस्टमर को वह समझता है कि वो मतलब अपना खास कस्टमर समझता है, पसंदीदा ग्राहक समझता है, तो उसको ग्राहक को क्या देता है? प्राइम लेंडिंग रेट देता है। वो किस रेट पे देता है पैसा? तो प्राइम लेंडिंग रेट पे देता है। अब देखिए रेणुका झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, अब देखिए समवर्ती सूची का विषय है तो विवाह और तलाक समवर्ती सूची होती है। यानी कि विवाह और तलाक के मामलों में कानून कौन बनाएगा था? राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएगा हमारा विवाह और तलाक के मामले पर। अब देखिए संसद का सचिवालय किससे संबंधित है? 98 में, अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय आर्टिकल 98 में है। सत्य नहीं है। तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ये गलत है, मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के कौन है? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के कौन है? मोरारजी देसाई हैं।
अब देखिए प्रथम उप प्रधानमंत्री, देखिए उप प्रधानमंत्री प्रथम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एकदम सही है, ये गलत था हमारा। चलिए 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी, 3 प्रधानमंत्री मृत्यु हुई थी। चलिए हमारा सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई, न कि लाल बहादुर शास्त्री। अब आइए आगे, हमारा संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1969, 21वें संविधान संशोधन 1969 के तहत 1969 सिंधी 2171-92 यही दिन था, जिसके कि 14 भाषा था। पहले मूल संविधान में 14 भाषा से शामिल किया गया था, लेकिन उसको धीरे धीरे संशोधन कर करके क्या किया गया कि उसको अभी तक 22 भाषा कर दिया गया, 14 से 22 भाषा कर दिया गया, जिसमें कि सबसे पहले 15वां था सिंधी, 15वां था सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन 1969 के तहत किया गया था। फिर हमारा 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 किया गया है, नमक यानी कि हमारा हो गया नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और 71वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, और 15 3 18 हो गया। 18 के बाद 4 और भाषा को जोड़ा गया 92 संविधान संशोधन के तहत, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देखें यानी कि सभापति और उपसभापति का संबंध अनुच्छेद 89 में है। सभापति और उपसभापति से संबंधित राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 89, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है आर्टिकल 89 है, आर्टिकल 89 से संबंधित है। चलिए राज्य विधानसभा के चुनाव में पहले ईवीएम यानी कि पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरल में, पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरल में, पहले ईवीएम का प्रयोग केरल में किया गया था, पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरल में किया गया था, पहले ईवीएम का प्रयोग केरल में किया गया था विधानसभा चुनाव में, यानी कि केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। केरल के विधानसभा में चुनाव में पहले बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरल में। हम देखिए विधान परिषद सदस्यों की सबसे कम से कम संख्या 40 हो सकती है। देखिए विधानसभा सारे राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है। अभी तक कुल 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है, और यह बात कहा गया है कि विधान परिषद का सबसे कम सदस्यों की संख्या 40 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, यानी कि विधान परिषद का सबसे कम सदस्यों की संख्या 40। अब देखिए किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ था? औरंगजेब का 2 बार अभिषेक हुआ था, मुगल सम्राट का किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार हुआ था, मतलब 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब देखिए इसको मिला लेते हैं, हम लोग मिला लेते हैं। देखिए अकबर को क्या दिया गया था? इसको मतलब मिलाना है। अकबर को आईने दहसाला, अकबर आईने दहसाला। और मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा का किया था, प्रतीक मुद्रा MBT, दहसाला अकबर, आईने दहसाला अकबर, सब शुरू करने वाले मुग़ल शासक हैं। चलिए मुग़ल नहीं, दिल्ली सल्तनत के कुछ मुग़ल के भी हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा इल्तुतमिश में चहलगानी अमीर का स्थापना कौन की? चहलगानी अमीर का इल्तुतमिश। शेरशाह सर के आजम सर का निर्माण किया था, इसलिए GT बनाया था शेरशाह सूरी ने, इसीलिए इसको सर के आजम की जगह शेरशाह सूरी को कहा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। जब्ती प्रणाली, यानी कि जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी, अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री पुर्तगाली नहीं थे, तो निकोलो कोंटी विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो ये निकोलो कोंटी पुर्तगाल का नहीं था। नूनीज पुर्तगाल का था, बारबोसा पुर्तगाल का था, और डोमिंग पायस भी पुर्तगाल का था। चलिए अब कथन सही नहीं है तो देख लेते हैं। तो जैन धर्म आत्मा को मानता है, जैन धर्म आत्मा को मानता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है, ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, 22वें तीर्थंकर नहीं थे।
शायद नेमिनाथ है क्या। चलिए देख लीजिएगा पार्श्वनाथ की पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी थी। मगध की राजधानी राजगिरी थी। अब देख लीजिए चनहुद्रो किस नदी किनारे, चनहुद्रो सिंधु नदी किनारे है। चनहुद्रो सिंधु नदी किनारे, चनहुद्रो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है चनहुद्रो। अब देख लीजिए अघन्य हम लोग गाय को कहा गया, न मारने योग्य कहा गया है, अघन्य को कहा गया है ऋग्वेद में। अब देखिए प्रथम बंगला समाचार पत्र राजनीति से जुड़ा। प्रथम बंगला समाचार पत्र सोमप्रकाश। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा वो सोमप्रकाश था। प्रथम बंगला समाचार पत्र सोमप्रकाश जो राजनीति से जुड़ा था वो सोमप्रकाश था। अब देखिए सबसे पहले आंदोलन संबंधित घटना हुई थी स्वाधीनता दिवस की घोषणा। सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई, सबसे पहले आंदोलन यानी कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह के बाद हुआ था प्रथम गोलबा सम्मेलन 1929 में हुआ था। 1929 30 31 में हुआ था। 30 31 32 में हुआ था। चलिए देख लीजिए आगे 30 फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी, लॉर्ड रिपन को दी थी। लॉर्ड रिपन को भारत उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को दी थी। फिर से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत किसको दिया था, तो लॉर्ड रिपन को दिया था, भारत उद्धारक की संज्ञा दिया था। अब देखिए निम्नलिखित ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है। चलिए घरेलू विद्युत तार मूलतः समानांतर करण में होता है। यानी कि घरेलू जब भी हम लोग घर में जो तार का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो हम लोग घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो पैरेलल का इस्तेमाल करते हैं, सीरीज का नहीं। सीरीज में करेंगे तो वो एक ही बार में सारा बॉल फ्यूज कर देगा, इसलिए पैरेलल में करते हैं, क्योंकि एक अगर फ्यूज करता है तो सारा फ्यूज नहीं करेगा, सारे पे असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे घर में क्या चीज़ समानांतर क्रम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का हम लोग प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें, ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए इंजनों का प्रयोग निम्न तापी इंजनों यानी कि लो टेम्परेचर का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। निम्न तापी इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। अब देखिए क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए कि हम लोग का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग किसी बॉडी में हम लोग हो जाता है तो हम लोग किसी चीज़ का एक्सरे करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं किस तरह का त्रुटि है, फिर क्रिस्टल के रूप में गांठ बन गया है, इसका पता लगाता है। यानी कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। जैव विविधता में अधिकतम प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश से। यानी कि जैव विविधता में हम लोग को सबसे ज़्यादा संकट कब आता है, जब प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश होने लगे, तब ये समझते हैं कि सबसे अधिकतम संकट होता है। विद्युत घंटी में सेल प्रयोग किया जाता है, लक्लांसे सेल। विद्युत घंटी में लक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत घंटी में लक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए होमोलोगस मिक्सचर का उदाहरण नहीं है तो कुहासा जो है नहीं, वो बहुत सी चीज़ें मिक्स रहता है। देखिए चीनी जब जल में चीनी का विलय करेंगे तो पूरी तरह मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनियस आर पर दिख सकता है, हवा भी हो गया, सभी समान मिश्रण क्या होता है होमोजेनियस। लेकिन कुहासा जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, होमोजेनियस नहीं होता है। अब देखिए परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10 पावर -10। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10 पावर -10। दो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ, एक होता है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, एक होता है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या छोटा होता है, इसलिए 10 पावर -15। परमाणु की त्रिज्या बड़ा होता है एज कम्पेयर टू परमाणु के नाभिक से, तो परमाणु का नाभिक की त्रिज्या 10 पावर -15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या 10 पावर -10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 पावर -10 मीटर। यानी कि रक्त का थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 रक्त का थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। शरीर में रक्त का थक्का अगर जम जाता है तो उसके बाद किससे पता लगाया जाता है, सोडियम 24 से रक्त का थक्का अगर जम जाता है उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 से प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए
आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है, आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है जब बाएं से दाएं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में जब बाएं से दाएं, यानी कि किसी भी पीरियड में हम लोग 7 पीरियड है, 7 पीरियड में से बाएं से जब दाएं जाएंगे तो आयन ऊर्जा बढ़ता है, आयन ऊर्जा बढ़ता है। अब खाने वाला सोडा का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अब देखिए अल्केन CnH2, अल्केन 3 तरह का होता है, एक अल्केन, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। तो इसका वाला होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो इसे याद रखेंगे, अल्केन से निकला CnH2n+2, CnH2n+2। अब देखिए क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है, क्रायोलाइट किसका और है, तो एल्युमिनियम का और है। देखिए अणुओं का यातायात का प्रबंधक कहा जाता था गोल्गी बॉडी को सेल में अणुओं का यातायात यानी कि ट्रैफिक कंट्रोलर किसको होता है, गोल्गी बॉडी को कहा जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। RNA का संबंधित नहीं है, संबंध में सही है। तो राइबोज नामक शर्करा होती है, यानी कि RNA में राइबोज नामक शर्करा होती है, एकदम सही है। थाइमिन की जगह यूरासिल का प्रयोग किया है, सही है एकदम। थाइमिन की जगह यूरासिल, RNA में थाइमिन की जगह यूरासिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन DNA में थाइमिन होता है, यूरासिल नहीं होता। यही अंतर होता है DNA और RNA के संरचना में, कि RNA में यूरासिल पाया जाता है और DNA में नहीं पाया जाता है। DNA में थाइमिन पाया जाता है और RNA में नहीं पाया जाता है। इसलिए कि RNA में क्या पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है और यूरासिल पाया जाता है। और केंद्र और कोशिका द्रव्य दोनों पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों पाया जाता है, इसलिए सभी सही है। देखिए हमारा चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में वर्णिलवक विटामिन, विटामिन कहते हैं, विटामिन असूत्री विभाजन होता है इनमें से सभी, यानी कि असूत्री विभाजन, जीवाणु, अमीबा, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और अमीबा, तीनों में असूत्री विभाजन होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है, ताप विद्युत संयंत्र से, किसी से होता है, ताप विद्युत संयंत्र से हमारा होता है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किसी से होता है, तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। अब देखिए चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से, चेरनोबिल दुर्घटना किसी से संबंधित है, चेरनोबिल दुर्घटना और नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं, हम लोग स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, यानी कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। और देखिए शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि शिवाजी को सबसे पहले, शिवाजी कौन थे, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया, तो औरंगजेब ने दिया था। अब शिवाजी ने 1656 ईस्वी में अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो रायगढ़ को बनाया। कब बनाया था, 1656। कब बनाया था, 1656 में। और शिवाजी ने रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया था। और पुरंदर की संधि 1665 में, पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1665 में उन्होंने क्या किया था, कि पुरंदर की संधि किया था, जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। अब देखिए हमारा अष्टप्रधान कहा जाता है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अब देखिए शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई, 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए भगवत गीता, यानी कि भगवत गीता और भावार्थ दीपिका नामक टीका नामक लिखा किसने, ज्ञानेश्वर ने लिखा था। ज्ञानेश्वर, भगवत गीता, ज्ञान चाहिए भगवत लिखने के लिए, भावार्थ लिखना तो भी ज्ञान चाहिए। भगवत लिखने भ से भगवत, भ से भवार्थ दीपिका, भवार्थ लिखो या फिर भगवत गीता लिखो, दोनों लिखने का ज्ञान चाहिए, ज्ञानेश्वर हो गया, इसका ज्ञानेश्वर हो गया। रामायण की भावार्थ, रामायण की टीका लिखी थी एकनाथ ने। रामायण पर भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका लिखा था ज्ञानेश्वर ने, लेकिन रामायण पर भावार्थ रामायण लिखा था हमारा एकनाथ ने। रामायण पर एकनाथ ने लिखा था, भावार्थ रामायण पर एकनाथ ने लिखा था। और देखिए शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी, शिवाजी का मृत्यु जब 1680 ईस्वी में हुआ तो उनका मराठा साम्राज्य पर कौन शासक बना था, तो राजा कौन बना था, तो हमारा था संभाजी बने थे। दिल्ली का आक्रमण यानी कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला, दिल्ली पर
दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम बाजीराव पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम था। और अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव प्रथम जो था वो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था और अंतिम पेशवा था हमारा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। और मोडी लिपि का प्रयोग किया था मराठों द्वारा। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग किया था? मराठों के द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था। खेरा का युद्ध 1707 में। खेरा का युद्ध 1700 देखिए 2 युद्ध हुआ था 1707 में, 1728 में। 1707 में खेरा का युद्ध और पाल खेरा का, ये खेरा और पाल खेरा 1707 और 1728, 1707 और 1728 में। खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था। साहू और ताराबाई के मध्य, साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। 1707 में हुआ था हमारा खेरा का युद्ध। पाल खेरा का युद्ध 1728 में हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। अब देखिए एंग्लो मराठा युद्ध, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1882 से 1803 से 1805 और 1817 से 1819। यानी कि एंग्लो मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध था 1875 से 1882, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ था। तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 में, उसमें सलबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था, जो कि 1782 में हुआ था। अब देखिए हमारा हुआ था। अब देखिए द्वितीय एंग्लो मराठा 1803 से 1805 जो कि देवगांव की संधि के साथ हुआ। देवगांव की संधि के साथ क्या हुआ था? द्वितीय देवगांव संधि के साथ हमारा किस युद्ध का समाप्ति हुआ था? तो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का समाप्ति हुआ था हमारा देवगांव संधि के साथ। और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था हमारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में 1819 के तहत पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध होता 1817 से 1819 के बीच। 1818 ईस्वी में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अब देखिए मुगल साम्राज्य में चौथ असर देशमुख करों का एक प्रकार था। टैक्स चौथ और सर देशमुख एक प्रकार का टैक्स था। क्या था? टैक्स था, एक प्रकार का टैक्स था, मतलब कर था। अब देखिए मराठों का नियंत्रण करने वाला क्षेत्र को स्वराज्य क्षेत्र, मराठा जिस क्षेत्र में नियंत्रण किया था उस क्षेत्र को स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। पेशवा पद किसको कहा था? प्रधानमंत्री को कहा जाता, पेशवा पद कहा जाता था। अब देखिए मराठा साम्राज्य का विदेश मंत्री को कहा था सुमंत। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री सुमंत विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था मराठा साम्राज्य में? तो सुमंत कहा जाता था। अब देखिए हमारा अवध का स्थापना किसने किया था? यानी कि संस्थापक, अवध के संस्थापक शहादत खां। बंगाल के मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के सादतुल्ला खां, हैदराबाद के चिनकुली खां और निजामुल मुल्क। तो अवध के सादत खां, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के सादतुल्ला खां और हैदराबाद के चिनकुली खां और निजामुल मुल्क। और देखिए भरतपुर के चूड़ामन और बदन सिंह। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? चूड़ामन और बदन सिंह। हैदराबाद के चिनकुली खां और निजामुल मुल्क। और कर्नाटक के सदतुल्ला खां और बंगाल के मुर्शिद कुली खां। बंगाल के संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। अवध के संस्थापक कौन था? स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? तो अवध के सआदत खां, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के सदतुल्ला खां। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास में प्रैक्टिस सेट नंबर 73-74 समाप्त होता है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।